महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। इसी सोच के साथ द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक काफी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये मुद्दा कई परिवारों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। गर्भावस्था के दौरान पैरासिटामोल, जिसे हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल। और क्या इसका बच्चों में ऑटिज्म या दूसरी न्यूरो डेवलपमेंटल समस्याओं से कोई लेना देना है? ये सवाल हाल में और गरमाया जब अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की तरफ से इसके संभावित जोखिमों पर ध्यान दिलाने की बात सामने आई। तो इसने मौजूदा बहस को जैसे और हवा दे दी। हमारी आज की ये जो चर्चा है, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेखों और जो संबंधित वैज्ञानिक रिसर्च है उस पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि इस थोड़े उलझे हुए विषय के अलग अलग पहलुओं को समझें। और हाँ, ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए भी खास तौर पर जरूरी है। क्यों? कि ये सीधे सीधे जुड़ा है पब्लिक हेल्थ से, साइंटिफिक रिसर्च की समझ से, कैसे अलग अलग डेटा को एनालाइज करें और कैसे विज्ञान पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करता है। ये सब जीएस पेपर 2 और 3 के लिए बहुत प्रासंगिक है। तो हमारा मकसद यही है कि जो भी वैज्ञानिक सबूत है, जो मेडिकल सलाह है और जो जोखिम है, उनका एक संतुलित नजरिया पेश करें। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस दावे से जिसने सबसे ज्यादा चिंता पैदा की है कि गर्भावस्था में पैरासिटामोल लेने से बच्चे में ऑटिज्म या एडीएचडी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? क्या ये डर वाकई किसी ठोस सबूत पर आधारित है? देखिए, अगर बिल्कुल साफ शब्दों में कहूं तो जो मौजूदा साइंटिफिक प्रमाण है ना, वो पैरासिटामोल और ऑटिज्म या एडीएचडी के बीच कोई ठोस कॉजल कारण कार्य संबंध एक कॉजल लिंक वो स्थापित नहीं करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में कुछ स्टडीज हुई हैं जिनके नतीजे आप कह सकते हैं मिले जुले से रहे हैं, और इसी वजह से थोड़ी कंफ्यूजन और चिंता फैली है। हाँ, यही मिले जुले नतीजे ये बात को और उलझा देते हैं। क्या आप कुछ खास स्टडीज के बारे में बता सकते हैं? वो क्या कहती हैं? बिल्कुल, देखिए, इस पर लगातार रिसर्च हो रही है। एक बहुत बड़ी स्टडी 2024 में स्वीडन से आई थी। ये कोई छोटी स्टडी नहीं थी, इसमें करीब 2.5 लाख बच्चों का डेटा था, बहुत बड़ा सैंपल साइज। और इस विशाल स्टडी में गर्भावस्था के दौरान पैरासिटामोल लेने और बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एएसडी या फिर एडीएचडी जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल विकारों के बीच कोई कारण कार्य संबंध नहीं मिला। तो इतने बड़े पैमाने पर हुई स्टडी का ये नतीजा काफी अहम है। लेकिन दूसरी तरफ 2025 में एक और स्टडी आई जो एक रिव्यू स्टडी थी। इसमें 46 पुरानी स्टडीज को देखा गया और इस रिव्यू ने यह कहा कि शायद एक संभावित लिंक हो सकता है पैरासिटामोल एक्सपोजर और इन स्थितियों के थोड़े बड़े हुए रिस्क के बीच। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इसी रिव्यू को करने वाले जो रिसर्चर्स थे, जिनमें माउंट सिनाई, हार्वर्ड जैसे बड़े संस्थानों के लोग शामिल थे, उन्होंने खुद ही ये साफ किया कि उनकी स्टडी ये साबित नहीं करती कि दवा ही वजह है। उन्होंने जोर दिया कि सिर्फ एक एसोसिएशन या लिंक दिखना कारण साबित नहीं करता। अच्छा, तो रिसर्चर्स खुद ही कह रहे हैं कि कारण साबित नहीं हुआ। तो फिर उनकी सलाह क्या थी अगर वो खुद ही पक्के तौर पर नहीं कह रहे हैं? हाँ, उनकी सलाह वही थी जो आमतौर पर एक्सपर्ट्स देते हैं कि गर्भवती महिलाओं को अगर जरूरत है तो पैरासिटामोल लेनी चाहिए। हाँ। लेकिन सबसे कम डोज जो काम करे और सबसे कम समय के लिए। हाँ। उन्होंने ये भी कहा कि भी बेवजह डर फैलाने से बचना चाहिए। सिर्फ कोरिलेशन को कॉजेशन मान लेना, सहसंबंध को कारण समझ लेना, ये एक बड़ी गलती होगी। इसके अलावा 2025 में ही यूरोप और जापान से भी कुछ बड़ी स्टडीज आईं और उन्होंने भी लगभग यही इशारा किया कि जो थोड़े बहुत लिंक दिखते भी है ना, वो शायद दवा की वजह से नहीं बल्कि कन्फाउंडर्स की वजह से हैं। कन्फाउंडर्स, ये शब्द बार बार आ रहा है, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे प्लीज? ये सुनने में तो टेक्निकल लगता है, पर लगता है इस पूरी बहस को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ इसलिए पैरासिटामोल पर शक कर रहे हैं क्योंकि वो मौके पर मौजूद थी, जबकि असली वजह कुछ और हो? जैसे कोई सिर्फ इसलिए छाते को बारिश का कारण मान ले क्योंकि बारिश में छाते दिखते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, आपका उदाहरण बहुत अच्छा है। कन्फाउंडर्स ठीक यही काम करते हैं, वो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। ये वो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो स्टडी के नतीजों पर असर डाल सकते हैं और हमें दवा के बारे में गलत सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। अब गर्भावस्था के मामले में ये कन्फाउंडर्स क्या हो सकते हैं? सोचिए,
हो सकता है माँ ने पैरासिटामोल किसी गंभीर बुखार या इन्फेक्शन के लिए ली हो, तो बच्चे में जो समस्या आई वो शायद उस बीमारी की वजह से हो, दवा की वजह से नहीं, है ना? हाँ, ये तो हो सकता है, बिल्कुल। या फिर जेनेटिक्स का रोल हो सकता है। परिवार में पहले से ऑटिज्म या ADHD की हिस्ट्री हो, या फिर माँ का खान-पान, लाइफस्टाइल, तनाव का लेवल, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और ये भी हो सकता है कि माँ पैरासिटामोल के साथ कोई और दवा भी ले रही हो। तो इन सभी फैक्टर्स को दवा के असर से पूरी तरह अलग करना रिसर्च में एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत मुश्किल काम है ये। इसीलिए साइंटिस्ट्स सिर्फ एसोसिएशन या लिंक मिलने पर बहुत सावधान रहते हैं। वो इसे फौरन कारण नहीं मान लेते। और यहीं पर वो बात आती है कोरिलेशन यानी सहसंबंध, और कॉजेशन यानी कारण कार्य संबंध। इसमें फर्क करना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि दो चीजें एक साथ हो रही हैं, जरूरी नहीं कि एक ने दूसरे को पैदा किया हो। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि साइंटिफिक डेटा को कैसे इंटरप्रेट करें, उसकी सीमाएं क्या हैं। ये वाकई काफी जटिल तस्वीर है। तो अगर वैज्ञानिक सबूत इतने पक्के नहीं हैं और ये कन्फाउंडर्स इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, तो फिर वो लोग जो असल में गर्भवती महिलाओं का इलाज करते हैं, मतलब डॉक्टर्स और जो बड़े मेडिकल संगठन हैं, उनकी आधिकारिक सलाह क्या है? क्या वो इसे सेफ मानते हैं इस्तेमाल के लिए? ये बिल्कुल सही सवाल है और इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। दुनिया के जो बड़े और प्रतिष्ठित चिकित्सा संगठन हैं, जैसे अमेरिका का ACOG, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स, और ब्रिटेन का RCOG, रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स, ये दोनों ही गर्भावस्था के दौरान दर्द और बुखार के इलाज के लिए पैरासिटामोल को पहली पसंद की दवा, फर्स्ट लाइन मेडिकेशन मानते हैं और इसकी सिफारिश करते हैं। पहली पसंद। अच्छा, इसका मतलब है कि उनके हिसाब से जो दवाएं उपलब्ध हैं, उनमें ये सबसे सुरक्षित और असरदार है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कुछ स्टडीज में भले ही वो कारण साबित ना करते हो, एक संभावित लिंक दिखाया गया है, तो फिर इसे पहली पसंद कहना थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या थोड़ी भी शंका होने पर ज्यादा सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? दुनिया में कोई भी दवा 100% रिस्क फ्री नहीं होती। इसका मतलब ये है कि फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है और जो दूसरी दवाएं उपलब्ध हैं, उनकी तुलना में पैरासिटामोल का सेफ्टी प्रोफाइल बेहतर माना जाता है। खास तौर पे जब हम इसकी तुलना NSAIDs यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से करते हैं, जैसे इबुप्रोफेन या नेप्रोक्सेन। इन NSAIDs के इस्तेमाल के खिलाफ तो साफ चेतावनी है, खास तौर पर प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में, क्योंकि उनसे बच्चे में गंभीर समस्याएं और जन्मजात दिक्कतें हो सकती हैं। ये साबित हो चुका है। पैरासिटामोल के साथ इस तरह के पक्के और साबित जोखिम नहीं जुड़े हैं। इसलिए मेडिकल संगठन जो हैं वो रिस्क और बेनिफिट को तौलते हैं और वो मानते हैं कि जब गाइडलाइंस के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए, मतलब सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर सबसे कम असरदार डोज में और सबसे कम समय के लिए, तो पैरासिटामोल के फायदे इसके संभावित और अप्रमाणित जोखिमों से कहीं ज़्यादा हैं। और वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कोई भी दवा लेने से पहले, चाहे वो ओवर द काउंटर पैरासिटामोल ही क्यों ना हो, डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ही मरीज की व्यक्तिगत स्थिति देखकर सही सलाह दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने दवा के संभावित जोखिमों पर और एक्सपर्ट्स की सलाह पर बात की, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या हो अगर कोई गर्भवती महिला डर के मारे दर्द या तेज बुखार होने पर भी पैरासिटामोल ना ले? क्या दर्द या बुखार को यूं ही छोड़ देने के भी कोई खतरे हैं? ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। गर्भावस्था के दौरान मां को होने वाले तेज बुखार और गंभीर दर्द का इलाज न करने के अपने आप में साबित और गंभीर जोखिम है। ये सिर्फ मां के लिए तकलीफ की बात नहीं है, ये सीधे सीधे बच्चे के विकास पर असर डाल सकता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो अनुपचारित तेज बुखार होता है, आमतौर पर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा, उसे बच्चे के विकास में कई गंभीर समस्याओं से जोड़ा गया है। स्टडीज से पता चला है कि इससे कुछ खास तरह के जन्म दोष, मतलब बर्थ डिफेक्ट्स, उनका खतरा बढ़ सकता है, जैसे कि बच्चे के दिल में समस्याएं, पेट की दीवार में डिफेक्ट्स, और जो सबसे चिंताजनक है वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। इसमें बच्चे का दिमाग और रीढ़ की हड्डी ठीक से नहीं बन पाते। बाप रे, ये तो वाकई गंभीर खतरे हैं बच्चे के लिए। और माँ की सेहत पर क्या असर पड़ता है अगर वो दर्द या बुखार झेलती रहे? माँ के लिए भी जोखिम है। लगातार तेज बुखार से माँ को डिहाइड्रेशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और लगातार दर्द माँ की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर भारी पड़ सकता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ सकता है। तो दर्द और बुखार को इग्नोर करना माँ और बच्चे
दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये तो साफ तौर पर जोखिम बनाम लाभ मतलब रिस्क वर्सेस बेनिफिट का एक क्लासिक केस है। एक तरफ पैरासिटामोल से जुड़े कुछ थ्योरेटिकल अप्रमाणित डर हैं जिनका कारण साबित नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ दर्द या बुखार का इलाज न करने के पक्के और गंभीर जोखिम हैं। ये फैसला लेना वाकई मुश्किल हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम क्या कह सकते हैं? हमने देखा कि पैरासिटामोल को लेकर चिंताएं तो हैं, खासकर ऑटिज्म और ADHD को लेकर जो हालिया खबरें आई हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि भाई दशकों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी स्टडीज कोई सीधा कारण नहीं बता रही हैं और बड़े मेडिकल संगठन इसे पहली पसंद मानते हैं। इसे कैसे समझें, खासकर एक आम इंसान या एक UPSC उम्मीदवार के नजरिए से जो फैक्ट्स के आधार पर अपनी समझ बनाना चाहता है? देखिए, तो सबसे जरूरी बात हमें समझनी है वो ये है कि फिलहाल जो सबसे भरोसेमंद और बड़े पैमाने के वैज्ञानिक सबूत हमारे पास हैं वो गर्भावस्था में पैरासिटामोल के इस्तेमाल और ऑटिज्म या ADHD जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बीच कोई सीधा कारण कार्य संबंध स्थापित नहीं करते हैं। जो लिंक कुछ छोटी स्टडीज में दिखे हैं उनके पीछे कन्फाउंडर्स यानी दूसरे फैक्टर्स के होने की संभावना ज्यादा मानी जा रही है, ना कि सीधे दवा के असर की। और इसी वजह से एकॉग और RCUG जैसे बड़े मेडिकल निकाय अभी भी इसे गर्भावस्था में दर्द और बुखार के मैनेजमेंट के लिए पहली पसंद मानते हैं, लेकिन वो इसके सावधानी से इस्तेमाल की सलाह देते हैं। इसका मतलब है सिर्फ तभी लें जब वाकई जरूरत हो, बेवजह नहीं। हमेशा सबसे कम डोज लें जो असरदार हो, लोएस्ट इफेक्टिव डोज, और सबसे कम समय के लिए या शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन इस्तेमाल करें जितने में आराम मिल जाए। और सबसे जरूरी सलाह, कोई भी दवा लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करें। वो आपकी पर्सनल हेल्थ कंडीशन और प्रेगनेंसी के स्टेज को देखकर सबसे सही और सुरक्षित सलाह दे सकते हैं। इंटरनेट पर पढ़ी जानकारी या सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने अभी बात की, ये याद रखना भी उतना ही ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में तेज़ बुखार और गंभीर दर्द का इलाज ना करने के भी अपने पक्के और बड़े जोखिम हैं। तो दवा से बचने का फैसला भी बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना चाहिए। UPSC की तैयारी करने वालों के लिए ये एक अच्छी केस स्टडी है कि कैसे साइंटिफिक अनिश्चितता के बीच पब्लिक हेल्थ से जुड़े फैसले लिए जाते हैं और कैसे अलग अलग तरह के रिस्क का मूल्यांकन होता है। बिल्कुल सही है। आज की हमारी ये बातचीत दिखाती है कि मेडिकल साइंस कितना जटिल है, खासकर जब बात प्रेगनेंसी जैसे नाजुक मामले की हो। यहाँ अक्सर कोई आसान हाँ या ना में जवाब नहीं होता। ये हमें सिखाता है कि जो भी सबूत उपलब्ध हैं उन्हें कितनी सावधानी और आलोचनात्मक नजर से देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी सीख, सह संबंध को कारण समझने की गलती से बचना, खासकर जब इससे लोगों के हेल्थ से जुड़े फैसले प्रभावित हो सकते हों। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जब वैज्ञानिक सबूत पूरी तरह साफ ना हो या उनमें विरोधाभास हो, तो पब्लिक हेल्थ से जुड़े मैसेज कैसे दिए जाने चाहिए? कैसे लोगों को बेवजह डराए बिना उन्हें जरूरी सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया जा सकता है? ये वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, पॉलिसी बनाने वालों और मीडिया सबके लिए एक लगातार चुनौती है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी गहरी और संतुलित चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये विश्लेषण गर्भावस्था में पैरासिटामोल के उपयोग से जुड़े जो उलझे हुए सवाल हैं उन्हें समझने में मददगार साबित हुआ होगा। विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए जो UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जहां ऐसे बहुआयामी मुद्दों की गहरी समझ बहुत जरूरी है। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के लेखों पर आधारित हमारा ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल द डीप डाइव को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही जानकारी भरे विश्लेषणों से जुड़े रह सकें। यदि इस विषय पर आपके कोई सवाल हैं या आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आगे की चर्चाओं में उन्हें शामिल कर सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। तब तक जानकारी हासिल करते रहें और सोचते रहें।